हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज मैं फिर कर्नल रविंद्र सिंह आप सबसे संबोधित हूँ अपने उपन्यास लौट आओ माँ के चौथे अध्याय के साथ 5वें एपिसोड में। अगर आपको पसंद आता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारे चैनल को, और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट देना मत भूलिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। गंगा को न जाने क्यों यह जानकर राहत अनुभव हुई थी कि मयंक अभी तक अविवाहित है। क्या हो गया उसे? वह स्वयं हैरान है कि इतनी शीघ्र और इतने अल्प समय में ही इस नवागंतुक के प्रति इतना अपनापन क्यों अनुभव कर रही है। उसे देखते ही उसके हृदय में प्रसन्नता का सागर क्यों लहरा रहा है। उसे देखकर वह अपने आप को क्यों भूल जाती है। वह मयंक के ख्यालों में गुम हो गई। गौरवर्ण, उन्नत ललाट, चौड़े सीने का स्वामी मयंक सचमुच अपने नाम के अनुरूप ही सुंदर था और शीतल। हाँ, शीतल भी है। कम से कम गंगा के हृदय को तो उसे देखकर शीतलता का एहसास होता ही है। चांदनी बिखेरता पूनम का चांद आसमान में खिला हुआ था। गंगा एकटक चांद को निहारती रही। चांद सुंदर है या मयंक सुंदर है? चांद, मयंक, चांद, क्या चंद्र सुंदर है? नहीं, मेरा मयंक चांद से लाख गुना सुंदर है। मेरा? गंगा खुद ही अचकचा गई। मयंक के बारे में मेरा मयंक करके कैसे सोच रही हूँ? वह मेरा तो नहीं है। मैं उस पर इतना स्व अधिकार कैसे जता रही हूँ? खाना लगा दूँ ठकुरानी साहब? चंपा ने गंगा को पुकारा तो गंगा चौंक पड़ी और ऐसे अचकचा गई जैसे कि उसकी चोरी पकड़ ली गई हो। कुछ कहते न बना, बोली, हाँ लगा दो। चंपा मुड़ी कि गंगा ने टोका, सुनो चंपा, 5 मिनट बाद लगाओ। मयंक बाबू नहा लेते हैं तभी खाएंगे ना, और अभी से खाना लगा दोगे तो ठंडा हो जाएगा। चंपा ने मात्र अच्छा कहा और चली गई। चंपा ने गंगा में हुए परिवर्तन को स्पष्ट अनुभव किया। वह सामू के पास जाकर बोली, सुन रे, आज गुमसुम रहने वाली ठकुरानी साहब बहुत प्रसन्न है। जानता है क्यों? अरे आज वो शहरी छोकरा आया है ना, बस उसने ठकुरानी साहब पर कोई जादू कर दिया लगता है। जानता है, आज उसी के साथ खाना खाएंगी। मैनेजर है तो क्या हुआ, आखिर को है तो नौकर ही ना, इस हवेली का नौकर जैसे हम और तुम। हाँ सो तो है, सामू बोला। अब ठकुरानी साहब नौकरों के साथ भी खाएंगी तो कल को मेरे तेरे साथ भी खा सकती हैं। सुन रही, मुझसे कभी खाने को कहा ना तो मैं तो शर्म के मारे कौर भी न उठा पाऊंगा। अरे जा जा, चंपा ने बोला, मुँह तालाब के पानी में धो के दर्पण देख ले। अरे मूर्ख, तेरे क्यों कहेंगी? शहरी बाबू को जानता है, उन्होंने सिर्फ नाम लेकर ही नहीं पुकारा बल्कि नाम के साथ बाबू भी लगाया, मयंक बाबू। चंपा ने गंगा की नकल उतारते हुए कहा, तुझे कभी सामू बाबू कहा? बोल बोल, कभी कहा? हाँ सो तो नहीं कहा, सामू ने सोचते हुए कहा। फिर? अरे मूर्ख, ठकुरानी साहब को वह भाग गया है जैसे तू मुझे भाग गया है, चंपा ने मुस्कराते हुए कहा। सामू खोया खोया सा बोला, हाँ, अपने आदमी को खाकर दूसरे से इश्क लड़ाएंगी। देवता जैसे आदमी के प्राण हर लिए, सच तिरिया जैसा बेवफा प्राणी कोई नहीं। बताए देती हूँ, मर्द कौन से दूध के धुले होते हैं? ठाकुर तेरी नज़र में होगा देवता? चंपा ने आंखें तरेरी। उस औरत से पूछ जिसके लिए वह शैतान बन गया था। अरे उसके तो अरमानों की चिता जला दी तेरे उस देवता ने। मोहन से प्यार करती थी वो। औरत के लिए प्यार से बढ़ के कोई चीज़ नहीं होती, किंतु तेरे देवता ठाकुर के कारण ही उसका प्यार उससे दूर चला गया। अरे मैं तो ऐसे शैतान को अपने हाथों गोली मार देती। ठकुरानी साहब ने जो भी किया सही किया। अरे वह भी तो इंसान ही है, उसके हृदय में भी प्रतिशोध जन्म ले सकता है। वह कोई अवतार तो है नहीं जो पापी को क्षमा कर दे। राम ने भी तो बाली का इसीलिए वध कर दिया था क्योंकि उसने परनारी तारा का हरण किया था। तो ठकुरानी साहब ने जो किया उसमें गलत क्या है? ठाकुर साहब ने तो उन्हें जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया है, और वह मोहन भी बेवफा निकला। आखिर था तो मर्द ही ना। सामू का सिर झुक गया। हाँ चंपा, तू शायद सच ही कहती है। ठकुरानी साहब ने कुछ भी गलत नहीं किया, वह अपने स्थान पर एकदम सही है। किंतु यह भी सही है कि ठाकुर बुरा आदमी नहीं था। हाँ, वह एक इंसान था जो कमजोरी का शिकार हो गया। ठीक है, बहस मत कर, चल खाना लगवाने मेरी मदद कर, चंपा ने कहा। पहले एक मिठी दे देना, कहते हुए सामू ने उसके गालों पर एक चुम्बन जड़ दिया। शर्म नहीं आती है? चंपा बोली, ये मर्द की जाति ऐसी है कि औरत देखी नहीं कि
कि लार टपक पड़ी। लेकिन क्या औरत मर्द की सारी बुराइयों को जानते हुए भी मर्द की छाया में नहीं रहना चाहती? सामू ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, चंपा ने ठंडी सांस खींचते हुए कहा, यही तो नारी की कमजोरी है और इसी कमजोरी का मर्द फायदा उठाता है। फिर अचानक उसकी आवाज़ में जोश आ गया। लेकिन अब औरत कमज़ोर नहीं रही, अब औरत जाग उठी है। अगर मर्द उसके साथ धोखा करेगा तो उसकी जान ले लेगी। कहते हुए चंपा ने जोश में आकर हाथ में पकड़ा बेलन सामू की पीठ में दे मारा। ओ मेरी माँ, मार डाला! सामू दर्द से बिलबिला उठा। चंपा को जैसे होश आ गया। हाय रे, ज़्यादा चोट तो नहीं आई? उसकी पीठ सहलाने लगी। मयंक फार्म हाउस में ही सोता था, रहता भी वहीं था। हाँ, सिर्फ दोपहर व रात के खाने पर ही हवेली आता था। सुबह का नाश्ता हवेली में सामू फार्म हाउस तक पहुंचा देता था। दोपहर को तो मयंक जल्दी से आता और भोजन करते ही तुरंत भाग जाता। हाँ, शाम को वह जल्दी आ जाता और गंगा के साथ फार्म हाउस के अलावा अन्य इधर उधर की बातें भी करता रहता, अपनी माँ के बारे में, अपने शहर के बारे में। थोड़े ही दिनों में वो एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान चुके थे। गंगा ने भी उससे कुछ नहीं छुपाया था। मयंक को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य होता था कि एक पराई औलाद, वह भी अपने अरमानों के हत्यारे के पुत्र पर गंगा इतना स्नेह कैसे बरसाती है। इतना स्नेह तो राम की सगी माँ होती तो शायद वह भी न कर पाती। उसकी नज़रों में गंगा बहुत ऊंची उठ गई थी। इधर गंगा प्रतिदिन संध्या गिरते ही मयंक की प्रतीक्षा करना प्रारंभ कर देती। बार बार उसकी बेचैन निगाहें दरवाजे की तरफ उठ जाती। जब मयंक रात भर के हवेली प्रवास के पश्चात फार्म हाउस में गया तो गंगा को हवेली सूनी सूनी नजर आने लगी। बेचैन सिर्फ गंगा ही न थी। हवेली से फार्म हाउस में पहुंचते ही मयंक ने गंगा का अभाव अनुभव किया था। जब जब वह गंगा की सूरत को अपने ख्यालों से छिटकाना चाहता, वह हटी अतिथि की भांति उसके कल्पना लोक के कपाट बेशर्मी से धकियाती उसके मनोमस्तिष्क पर छा जाती। उसे लगता कि अभी बस दौड़ता हुआ जाए और गंगा को अपने सीने से लगा ले। वह जब भी गंगा को देखता तभी उसे लगता कि गंगा को प्यार करे और प्यार करता ही चला जाए, किंतु उसे अपनी सीमाएं याद आ जाती। वह गंगा का नौकर मात्र है। कभी गंगा को उसके इरादों के बारे में पता चल गया तो क्या सोचेगी? वह नौकरी से हाथ धोएगा सो अलग। अपने उमड़ते आवेग जल को लाख संयम के बांध बनाकर वह बांधने की चेष्टा करता, किंतु उन्मत्त प्यार का आवेग ढीठ बालक सा सारे बंधन तोड़ डालने को छटपटा उठता। कैसी व्याकुलता है जो पल पल हृदय को व्यथित करती है, दही सा मथती है और ढेरों उच्छ्वास फेफड़ों से उगल पड़ते हैं। गंगा हो या मयंक, प्यार की तड़फ हर किसी को बेचैन करती है। वह भी तब जब प्यार का महासमुद्र दिल में लहरा रहा हो, किंतु चाह कर भी प्रिय के सम्मुख लहर उछाल पाने का साहस न जुट रहा हो। हर ज्वार भाटे को अपने हृदय तट पर झेल पाना कितना पीड़ादायक है, यह तो वही बता सकता है जिसने प्यार प्रकट न कर पाने की बेतहासा पीड़ा झेली हो। जो अटूट प्यार करता हो और उसके बंद कमल ओंठ अपनी पंखुड़ियां खोल पाने का साहस न जुटा पाते हो। दिल प्रिय का नाम दीवानों की तरह पुकारता हो, किंतु शब्द हलक में ही दम तोड़ देते हो। प्रिय की आंखें जिसे मदहोश करती हों, किंतु जिसे नशे में डूब जाने की अनुमति न हो। उफ, कितना पीड़ादायक होता है ये सब। प्रिय सामने हो, किंतु उसके हाथों का स्पर्श कर पाने का भी साहस न हो, क्योंकि क्या पता जिसे हम प्यार कर रहे हैं वह हमें प्यार करता भी है या नहीं। जिसके लिए हम धूनी से सुलग रहे हैं उसे हमारी धधकती चिता की थोड़ी सी भी तपिश अनुभव हो रही है कि नहीं। लेकिन भला इसका समाधान क्या है? सामने वाला प्रिय भी तो हो सकता है हमें उतना ही प्यार करता हो, किंतु वह भी हमारी ही तरह उस प्यार की आग को हृदय में समेटे हो। प्यार की अपनी ही अलग भाषा है, जिसे वही समझ सकता है जिसके पास भावनाओं से छलकता हुआ हृदय हो, जिसके हृदय से उबलते रक्त का कतरा कतरा प्यार के सिंदूरी रंग से सराबोर हो, लाल स्याही से लिखे प्यार के प्रति पत्र की भांति। आंखें बोलती हैं, ओंठ भले ही बंद रहें, आंखें दर्पण हैं, हृदय की सारी बातों की चुगली नेत्र उद्दंड और पेशेवर चुगलखोर की भांति ही करते हैं। प्यार से मदमदाते नेत्र कभी छुप पाते हैं क्या? प्रिय के नेत्रों में लहराती प्यार की भाषा तो उसको प्रिय पढ़ ही लेता है। मयंक ने कहीं पढ़ा था कि
कि अगर हम किसी के प्रति आकर्षित हो जाएं और सदैव उसके ख्यालों में डूबे रहें तो धीरे धीरे वह प्रिय व्यक्ति भी हमारी तरफ स्वमेव ही आकर्षित होने लगता है। तब क्या गंगा भी उसकी तरफ कभी प्यार भरे नेत्रों से निहारेगी? क्या कभी गंगा उसके नेत्रों की भाषा पढ़ पाएगी? क्या कभी वह उसकी हृदय की दग्ध ज्वाला की जलन अनुभव करेगी? क्या कभी वह उसी की तरह उसके लिए तड़फेगी और कहेगी कि हाँ मयंक, तुम नहीं तो कोई नहीं? कैसे वह अपनी बात को गंगा के हृदय तक प्रेषित करे? माँ ने एक सपना देखा है, सौम्य शांत रूप राशि की धनी बहू का। गंगा निश्चय ही उनकी इन सभी शर्तों पर खरी उतरती है। वास्तव में गंगा जितना अथाह सौंदर्य शायद किसी के पास न हो। सौंदर्य निश्चित रूप से अपनी दृष्टि में होता है, तभी तो किसी को लाल रंग सुंदर प्रतीत होता है और किसी को हरा रंग सुंदर प्रतीत होता है और किसी को कोई अन्य रंग। किसी को गुलाब का पुष्प भाता है तो किसी को कमल और किसी को साधारण आँख का पुष्प ही अच्छा लगने लगता है। कभी कोई साधारण चेहरा किसी के हृदय में उथल पुथल मचा सकता है तो कभी कोई सुंदर सा चेहरा भी आपको प्रभावित नहीं कर पाता है। हाँ, यदि कोई इस बात सर्वमान्य है तो यह कि बस यही कि अपना प्रिय जो हमारे हृदय का चैन छीन लेता है वह विश्व का सबसे सुंदर चेहरा प्रतीत होता है। हमें सौंदर्य की देवी रति और सौंदर्य के स्वामी कामदेव के सौंदर्य भी अपने प्रिय के समक्ष फीके प्रतीत होते हैं। प्रिय की अदा एक विशेष अंदाज से हम पर लक्ष्य करती है और हम उसकी हर अदा पर न्यौछावर होते हैं। फिर गंगा तो सचमुच जैसे रति का साक्षात अवतार थी। गंगा के अपरिमित सौंदर्य ने ही शायद मेनका की भांति सुशांत जैसे विश्वामित्र की भी संयम तपस्या भंग कर दी थी। निश्चित रूप से गंगा के सौंदर्य में कामदेव के धनुष बाण को भी कपा देने की शक्ति थी। मयंक तो सिर्फ एक मनुष्य मात्र ही था। मयंक की कल्पनाओं में गंगा दबे पैर आती, कभी दुल्हन के सिंदूरी लिबास में तो कभी स्वर्ग परी के पंखीले परिधान में। मयंक उसके ख्यालों में डूब कर रह जाता और गंगा एक अनिश्चय और अकुलहाट से भरी गंगा की स्थिति शायद मयंक से भी बिकट थी। मयंक कितना प्यारा, अपने नाम के अनुरूप ही बिल्कुल चंद्रमा जैसा। क्या होता जा रहा है उसे? वह क्यों नहीं समझ पा रही है कि वह एक विधवा है? हाँ, समाज की दृष्टि में वो विधवा ही है और उस कथित विधवा को मयंक भला क्यों कर स्वीकारेगा? उसके लिए कुमारी लड़कियों की क्या कोई कमी है? सुशांत के हाथों कुचली गई जूठन को मोहन स्वीकार नहीं कर सका। वह मोहन जो उसे बहुत प्यार करता था, तब भला मयंक जानबूझकर उसे क्यों दुलार करेगा? आज क्या नहीं है गंगा के पास? अकूत संपत्ति की स्वामिनी गंगा इस सोने के ढेर पर बैठकर भी बेचैन है। निश्चय ही प्यार से बड़ी दौलत कुछ नहीं है, तभी तो न जाने कितने प्रियसी जोड़ों ने महलों को ठोकर मार दी। अपने प्रिय के हाथों स्नेह से खिलाया गया नमक रोटी का निवाला भी अमृत व्यंजनों से अधिक स्वादिष्ट और संतुष्टिकारक है। और प्यार के जल से रिक्त सूखे मरुस्थली हृदय में उठते लू भक्कों के सोने के ढेर निश्चय ही शांत नहीं कर पाते। कितनी बेचैन है गंगा। जब गंगा गरीब थी तब एक ही बात सोचती थी कि जो लोग प्रतिदिन भरपेट खाना खा सकते हैं वे कितने भाग्यशाली हैं। अपने छोटे भाई बहनों को खिलाकर और राधु एवं विक्षिप्त माँ को जबरन खिलाकर बचे खुचे भोजन में गंगा अपना पेट भरने का प्रयास किया करती थी। आज सब कुछ तो नहीं, किंतु बहुत कुछ है गंगा के पास। सब कुछ इसलिए नहीं क्योंकि प्यार की प्यास गंगा की कभी तृप्त न होने वाली प्यास बनकर रह गई है। उसके भाई बहन अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, माँ एक अच्छे अस्पताल में भर्ती है। अपनी अस्मत को लुटाकर बहुत कुछ पाया है गंगा ने। इस बहुत कुछ पाने के बदले में जैसे सब कुछ खोया है गंगा ने। प्यार, अरमान, अपने सपने, जीवन के सुनहरे सजीले पल, सब कुछ तो खो दिया है। मोहन की उपेक्षा के पश्चात गंगा अपने प्रति निर्विकारी बन गई थी। उसने अपने हृदय के अरमानों को जबरन कुचल दिया था, किंतु वही अरमान पुनः अंकुरित हो रहे थे। मयंक ने उसके हृदय में एक उथल पुथल मचा दी थी। जो वह सोचना नहीं चाहती थी, मयंक उसे जैसे वही सब सोचने को विवश कर रहा था। वह इस मोह जाल से जितना ही मुक्त होने के लिए छटपटाती, बंधन उतने ही और कसते ही चले जाते। वह जितना ही मयंक के ख्यालों से मुक्त होने का प्रयास करती, मयंक की यादें उतनी अधिक तीव्रता से उसे आहत करती।
हर दिन वह भोजन के समय की प्रतीक्षा करती जब मयंक से भेंट होती थी। वे पल गंगा के लिए स्वर्णिम पल होते थे। गंगा के चेहरे पर तब एक विशेष आभा उद्दीप्त हो उठती थी, आंखें प्रसन्नता से भर उठती थीं। जब मयंक भोजन करता तो वह विशेष अनुग्रह करते हुए भिन्न भिन्न व्यंजन खिलाती और इसमें उसे परम संतोष का अनुभव होता था। एक महातृप्ति का एहसास होता था, जैसे गंगा अपने आप को भूल चुकी थी। उसे सब कुछ बिसर कर बस मयंक ही मानो याद रह गया था। हाँ, नहीं भूली थी तो सिर्फ राम को। राम के प्रति उसकी ममता जैसे पल पल शुक्ल पक्ष के चंद्रमा सी द्विगुणित हो रही थी। राम ने समय पर भोजन कर लिया, समय पर सो गया। हर बात का गंगा को विशेष ख्याल रहता था। राम कहीं थोड़ी देर के लिए भी ओझल होता तो वह चिंतित हो उठती। जब वह राम को अपने अंक में भरती तो सदैव सगी माँ की भांति अपने हृदय से ममता का निर्झर स्रोत बहता अनुभव करती। उसे अपने आंचल में लेकर वह सारी व्यथा भूल जाती। तो दोस्तों, अब फिर हम अगले एपिसोड में मिलेंगे और अगले अध्याय को सुनाएंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। लेकिन हाँ, जैसा मैंने पहले भी बताया, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। जय हिंद।